नमस्कार। आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज का जो विषय है वो है कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। इस विषय में के अंतर्गत संपत्ति एवं संपत्ति से संबंधित हर छोटा बड़ा और हर महत्वपूर्ण आयाम, डायमेंशंस, पहलू इस विचार हेतु किया जाएगा। सभी पहलों पे कानूनी, सामाजिक, भौतिक, तथ्यगत जानकारी एवं आपके साथ साझा की जाएगी, जिससे कि कभी भी आप संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का सौदा या कोई डील या कोई निर्णय जो आपके जीवन को प्रभावित करता है, उस निर्णय लेने में आपको आसानी हो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरा है जो कि हमारे शाश्वत सत्यों के रूप में हमारे जीवन में शामिल है। दुर्घटना से देरी भली है और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये दो मूलभूत आज की बात के ये दो मुहावरे और इनका अर्थ जो है आज की मूलभूत बातचीत का आधार है। तो आपके समक्ष हम प्रारंभ कर रहे हैं द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, द गाइड, जो आपको और मेरे सुनने और जानने वालों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि उनको इससे कुछ मदद मिलती है तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सफल होगा और सार्थक होगा। इसी उद्देश्य और इसी भावना के साथ में आज का यह विषय प्रारंभ किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संपत्ति क्या हो सकती है। संपत्ति मकान हो सकता है, प्लाट हो सकता है, खेत हो सकता है, कोई बहुमंजिला इमारत में फ्लैट हो सकता है, कोई पेंट हाउस हो सकता है, कृषि भूमि हो सकती है, अब कोई शॉप हो सकती है, कोई चैम्बर हो सकता है। यदि आप इनमें से किसी सूची में, अभी जो मेरे द्वारा बताई गई सूची है, इनमें से किसी भी संबंधित संपत्ति से यदि कुछ वैधानिक दस्तावेज बनाने जा रहे हैं या किसी सौदे में जा रहे हैं या एग्रीमेंट टू सेल करने जा रहे हैं, उन सभी बातों इस लेक्चर के बाद आप जो है उस उक्त संपत्ति के संबंध में निर्णय लेने में आपको सहायता एवं मदद मिलेगी। ऐसी संपत्तियां में किसी भी सौदे के अंतर्गत हम प्रवेश करने के पहले बहुत सारे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को कानूनी रूप से देखा एवं परखा जाना आवश्यक होता है। सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिसको हम स्वामित्व का दस्तावेज कहते हैं, इंग्लिश में टाइटल डॉक्यूमेंट कहते हैं। टाइटल डॉक्यूमेंट हमें इवन एग्रीमेंट टू सेल, जब हम किसी संपत्ति को परचेज करने जा रहे हैं तो उसके पहले ही ऐसे सभी आवश्यक दस्तावेजों को देखना चाहिए, जिसमें से वैसे तो देखने के लिए यहाँ पे भी एक डॉक्यूमेंट की सूची है, चेकलिस्ट है, पर इन सभी डॉक्यूमेंटों में एक जो क्रक्स मुख्य केंद्रीय दस्तावेज है जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, वह दस्तावेज है टाइटल का स्वामित्व का दस्तावेज। स्वामित्व के दस्तावेज
रजिस्ट्री के रूप में हो सकते हैं, और कई बार पुश्तैनी संपत्ति होने की स्थिति में ऐसे दस्तावेज ऐसी संपत्ति पर किस प्रकार से वर्तमान धारक या वर्तमान स्वामी का नाम या उसके स्वामित्व में, मालिकाना हक में, कब्जे में वह संपत्ति आई है, इस मोड को भी हमें जांचना एवं परखना होगा। स्वामित्व के दस्तावेज जब हम देखते हैं, जब विक्रेता और क्रेता के बीच में कोई डील होती है, तो विक्रेता अपनी संपत्ति विक्रय करने की आशय से वह संपत्ति के दस्तावेज आपको, भावी क्रेता को प्रस्तुत करता है। पर हमें सिर्फ वही एक मात्र दस्तावेज नहीं देख लेना चाहिए, हमें उसके साथ में उसके लिंक दस्तावेज भी देखने चाहिए। अर्थात विक्रेता से पूर्व वो संपत्ति पहले किसकी रही, कब खरीदी गई थी, और उस समय जो प्रॉपर्टी के विवरण दिए गए थे, वो विवरण जो वर्तमान में विक्रेता है उसमें भी वही प्रॉपर्टी के विवरण हैं, कोई फेर बदल तो नहीं हुई है। इन सब बातों का भी ध्यान रखना होता है। तो ऐसे दस्तावेज लिंक दस्तावेज कहलाते हैं। ऐसे लिंक दस्तावेज 1, 2 और 3 और कई कड़ी और चेन होती है ऐसे लिंक दस्तावेजों की। तो कम से कम हमको, जैसा कि हमारा एविडेंस एक्ट है, वह 30 वर्ष पुराने दस्तावेजों की अवधारणा करता है कि वह सत्य एवं सही है। तो हमें प्रॉपर्टी खरीदते समय कम से कम 30 और अधिक से अधिक, कृषि भूमि के मामले में और भी अधिक मामलों में, हमें जहां तक संभव हो पीछे जाकर उस संपत्ति का रिकॉर्ड देख लेना चाहिए। पुश्तैनी संपत्ति जब वर्तमान स्वामी के नाम पर दर्ज है, तो वह किस मोड पर, क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि रही, किस आधार पर किसको कितना हक मिला और किसके द्वारा वह विक्रय वर्तमान में किया जा रहा है, ऐसा भी हमें जानना आवश्यक होता है। पुश्तैनी संपत्ति के मामलों में कई बार देखने को आया है कि हमें विधि के स्थापित सिद्धांत, विधि का प्रॉपर्टी के संबंध में एक स्थापित सिद्धांत है कि नो वन कैन पास बेटर टाइटल वन हु हैज। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपने से अधिक हक या मालिकाना हक का अंतरण जब तक बेहतर ढंग से नहीं कर सकता है, या बेहतर या अच्छा नहीं कर सकता है जितना कि उसके पास है। अर्थात आप महत्वपूर्ण, यदि उसके विक्रेता स्वामी के द्वारा पुश्तैनी संपत्ति में यदि डिफेक्टेड टाइटल है, तो वह संपत्ति यदि विक्रय की जाती है तो भावी संभावना है कि आने वाले समय में 5 वर्ष, 10 वर्ष या जब कभी भी किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी, तो ऐसा दस्तावेज पर आक्षेप कर दिया जाएगा। कोर्ट ऑफ लॉ में सिविल वाद दायर कर दिया जाएगा, और ऐसे दस्तावेज से जो व्यथित व्यक्ति है, अर्थात जिस विक्रेता या स्वामी ने आपको वो संपत्ति विक्रय की है, उसके भाई बहन, परिवार के अन्य लोग या अन्य कोई हित रखने वाला उस संपत्ति भी व्यक्ति, वह आपकी रजिस्ट्री, आपके विक्रय पत्र पर को शून्य करने के लिए वाद ला सकता है सिविल न्यायालय में। तो इसके मद्देनजर हमें टाइटल और टाइटल की शुद्धता को हमेशा परखना चाहिए। इस प्रकार के मामलों में हमें जब उक्त संपत्ति खरीदनी ही है, विक्रय करनी ही है, और हम पाते हैं कि वह सभी
सूरतों में, हालातों में हमारे लिए उपयुक्त है, तो हमें उन संपत्ति से संबंधित सभी स्वामी, जो व्यक्ति विक्रेता द्वारा, स्वामी द्वारा वो संपत्ति विक्रय की जा रही है, उसके परिवारजनों, भाई बहन या अन्य कोई जो व्यक्ति पर उस संपत्ति पर हित रखता है, उसकी सहमति ले लेनी चाहिए। ऐसी सहमति विक्रय पत्र में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विक्रय पत्र में एक पक्ष विक्रेता है और एक पक्ष क्रेता है। विक्रेता एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्रेता भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, पर तीसरा पक्ष सहमति दाता के रूप में जुड़ जाता है। कई वक्त सहमति दाता के पुश्तैनी संपत्ति के मामलों में हमें सहमति दाता के रूप में परिवार और परिवार के सदस्यों को जोड़ना चाहिए, जिससे कि किसी भी आने वाले समय में किसी भी प्रकार की किसी भी लीगल परेशानी, व्यथा या मुकदमेबाजी से आप बच सकें। कृषि भूमि के संबंध में ऐसा रिकॉर्ड कई बार पुश्तैनी संपत्ति होती है, जिसमें पश्चातवर्ती क्रम में बंटवारा हो जाता है। बंटवारा होने के बाद में वह संपत्ति कुछ भाइयों को मिल जाती है, कुछ भाइयों को मिल जाती है। सामान्य प्रक्रिया देखने में ये आ रहा है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का उल्लंघन किया जाता है बहुत सारे मामलों में इसलिए किया जाता है कि जहाँ तक देखने में आता है, भाई लोग आपस में बंटवारा कर लेते हैं, बहनों, माताओं और उनको उनका हक नहीं प्रदान करते। माता पिता के देहावसान पश्चात संपत्ति पर माता का, यदि पिता का देहांत हुआ है तो माता का एवं बच्चों का बराबरी से पूरा हक, कानूनन हक है उक्त संपत्ति पर। उदाहरण के लिए, यदि पिता का देहावसान होने के पश्चात पिता के नाम पर यदि संपत्ति थी और वो उस पर किसी भी प्रकार की किसी भी इच्छा पत्र या विल का निष्पादन नहीं किया गया है उनके जीवन काल में, तो ऐसी संपत्ति न्यायगत होगी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत, जिसमें माता का, भाइयों का, पुत्र का और पुत्रियों का बराबर का हक होगा। यदि कई मामलों में बहनें, पुत्रियां की शादी हो चुकी रहती है और वह दूसरे स्टेट, शहर और अपने परिवार में अपनी जड़ें जमा चुकी होती हैं और सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करती होती हैं, वह तो उनका आशय यह होता है कि हमारे भाई सुखी संपन्न रहें और हमें उक्त संपत्ति से किसी भी प्रकार का कोई भी वास्ता नहीं है, अर्थात हमें उस संपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं चाहिए। तो ऐसा अधिकार त्यागने के लिए भी हमें एक विधिक दस्तावेज का निष्पादन करना होता है, जिसको हम रिलिंक्विश डीड कहते हैं, त्याग, अधिकार पर त्याग विलेख कहते हैं। जिस प्रकार से हम विक्रय पत्र में संपत्ति में अधिकार प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से एक रजिस्टर्ड त्याग पत्र के माध्यम से, रिलिंक्विश डीड, रिलीज डीड के माध्यम से अधिकारों का त्याग भी किया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उल्लंघन 100 में से 90 केसों में हो रहा है, वर्तमान में देखने में आ रहा है। जो आंकड़े बता रहे हैं, इनमें एक 100 रुपये या 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में लिखकर ये ऐसी बहनों से लिखवा लिया जाता है, या राजस्व न्यायालय, तहसीलदार कोर्ट वगैरह में जाकर सिर्फ एफिडेविट के आधार पर अपना अधिकार त्याग कर दिया जाता है, या झूठा एफिडेविट पेश कर दिया जाता है। यह पूर्णतः ही न्याय संगत नहीं है। इसमें हमें
न्यायगत कार्यवाही करते हुए हमें रिलीज डीड, रिलिंक्विश डीड का पंजीयन कराना आवश्यक होता है। मध्य प्रदेश सरकार एवं अन्य राज्य सरकारें इस तरह के मामलों में बहुत ही न्यूनतम फीस लेती हैं और वो भी प्रोपोर्शन के आधार पर, अर्थात कई बार बहनों का 1/4 हिस्सा होता है, कई बार 1/7 हिस्सा होता है। जैसे जितने भाई बहन हैं उसके अनुसार उनको यह हक प्राप्त होता है, तो उतने ही हिस्से पर हमको स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है, वो भी नॉमिनल स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। यदि मैं बात करूं अभी वर्तमान की, तो 0.05% जो है स्टाम्प ड्यूटी है और रजिस्ट्रेशन चार्जेस अलग से हैं, तो न्यूनतम निकलती है, बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। तो हमें सही तरीके से अपना अधिकार प्रत्याग के लिए पंजीकृत कराना चाहिए। ऐसी संपत्ति पर खरीदने के पूर्व पर हमें यह टाइटल किसी पुश्तैनी संपत्ति पर जब किसी व्यक्ति से को अधिकार मिला है और ऐसा व्यक्ति विक्रेता की भूमिका में है, तो ऐसी संपत्ति पर हमें इस विषय पर जांच करनी होती है। और यदि किसी प्रकार से यदि नाम वर्तमान में दिख रहे हो, कोई अंदेशा है, आशंका है, तो उस स्थिति में हमें उनके भाई बहनों और एवं अन्य लोगों को विक्रय पत्र में सहमति दाता के रूप में शामिल करना चाहिए। एक बहुत ही दूसरा बिंदु है कि हम आज वर्तमान में एक बहुत ही टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, खसरा, P1, P2, इवन प्रॉपर्टी ब्रोकर्स, संपत्ति के स्वामी, किसी भी व्यक्ति को, इच्छुक व्यक्ति जो संपत्ति खरीदने की इच्छा रखता है, भावी क्रेता को वो डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप कर देते हैं। भैया ये हमारा नाम चढ़ा हुआ है, ये संपत्ति है, ये 2 मंजिला मकान है, ये 1200 स्क्वायर फुट का प्लाट है, ऐसा बताते हैं और भेज देते हैं और बोले आप इसके बाद में एग्रीमेंट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि खसरा P1, P2, नगर निगम की रसीद, टैक्स रिसीट इत्यादि, ये राजस्व न्यायालय से संबंधित दस्तावेज या फिस्कल पर्पस से होते हैं, जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के ढेर सारे जजमेंट है, लाइन ऑफ डिसीजंस हैं, जिनमें इन दस्तावेजों को स्वामित्व का दस्तावेज नहीं माना है। ये दस्तावेज स्वामित्व को नहीं दर्शाते हैं। एक बार फिर मैं जोर देकर कहने जा रहा हूँ, ये दस्तावेज से आप यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि जिस व्यक्ति का खसरा P1 में या P2 में नाम दर्ज है वह व्यक्ति उस संपत्ति का स्वामी है। संपत्ति के स्वामित्व के दस्तावेजों की जांच एक महत्वपूर्ण विषय है। टाइटल सर्च है, उसके पिछले लिंक दस्तावेज है। इन आधारों पर और बहुत सारे एलिमेंट्स और बहुत सारे आवश्यक दस्तावेजों को मिलाकर उनका जब निष्कर्ष निकाला जाता है, तभी जाकर यह स्पष्ट होता है कि स्वामित्व हमारा जो है शुद्ध है। टाइटल इज प्योर, टाइटल इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट टाइटल की परिभाषा इसी प्रकार से दी जाती है। तो टाइटल की शुद्धता की जांच हमको टाइटल सर्च से करनी पड़ती है और संपत्ति से संबंधित सभी दस्तावेजों को कंसीडर करके, परीक्षण करके तब इस निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है कि ये दस्तावेज स्वामित्व का सही दस्तावेज है। उदाहरण के लिए कई बार देखने में यह आता है कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पे एग्रीमेंट कर लेता है और फिर उसके बाद फिर किसी को बेचने के लिए सौदा करता है। तो आपको महत्वपूर्ण रूप से अंडरलाइन करते हुए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि या तो पावर ऑफ अटर्नी या एग्रीमेंट हो, इससे किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। यह दोनों स्वामित्व के दस्तावेज नहीं है।
कई बार संपत्तियां लीज होल्ड होती हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी की संपत्ति होती है, हाउसिंग बोर्ड की संपत्ति होती है, राजस्व विभाग, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की अपनी राज्य शासन की कुछ संपत्तियां होती हैं जिनको 30 या 30 वर्ष से अधिक के लिए लीज पर दिया जाता है। ऐसी संपत्तियों पर भोगाधिकार होता है। आउट ऑफ 9 अर्थात सिर्फ राइट टू एंजॉयमेंट होता है। चूंकि परपेचुअल लीज होती है 30 वर्ष और 30 वर्ष से अधिक के लिए, ऐसी लीज जो 30 वर्ष और 30 वर्ष से अधिक के लिए वो परपेचुअल लीज होती है। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। आपको संपत्ति पर बराबर का अधिकार मिलता है। पर यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि पट्टा एवं पट्टों की शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में पट्टाकर्ता द्वारा आपकी संपत्ति का पट्टा निरस्त किया जा सकता है। तो ध्यान रखें, ऐसी संपत्ति खरीदते समय पट्टे एवं पट्टों की नियम एवं शर्तों का पालन करें। अन्यथा पट्टाकर्ता जो कि कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अथॉरिटी है, हाउसिंग बोर्ड है, वो आपका पट्टा निरस्त भी कर सकती है, या राज्य सरकार है, या कई बार जब ऐसा देखने में आया है कि 30 या 30 वर्ष से कम की संपत्ति वर्ष की, या कई बार आवासीय रोटी कपड़ा मकान के आधार पर राज्य सरकार जब कुछ रियायत प्रदान करती है तो और किसी राज्य शासन की भूमि पर गरीबों को पट्टा या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को पट्टा प्रदान कर देती है, तो ऐसे पट्टों पर स्पष्ट रूप से अहस्तांतरित भी लिखा होता है। तो ऐसी संपत्तियों की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती, अर्थात उनका विक्रय नहीं किया जा सकता है। वह राज्य शासन की संपत्ति होती है। तो हमेशा ध्यान रखें, पट्टे वाली संपत्ति होने की दशा में पट्टे की नियम एवं शर्तों को ध्यान से देख लें, फिर उसके बाद सौदे पे आगे बढ़ें। संपत्ति खरीदते समय यह तो दस्तावेजी दृष्टिकोण था, पर हमें संपत्ति खरीदने से पहले भौतिक सत्यापन भी करना होता है। संपत्ति के विषय में भौतिक सत्यापन से मेरा तात्पर्य है कि हम जाकर देखें कि उस संपत्ति जहां पर जिस दस्तावेज के अनुसार जो है बताई जा रही है वहीं पर स्थित है कि नहीं, अर्थात वह संपत्ति यदि खसरा नंबर 151 में बताई जा रही है तो वो 151 में ही स्थित है कि नहीं है। एक खसरा उसकी माप कुछ भी हो सकती है और उसमें कई भूखंडों को का लेआउट बनाया जा सकता है, काटा जा सकता है। उसमें से उस भूखंड को वह उसी खसरे में है कि नहीं है, यह सुनिश्चित करना खरीदने के पहले भूखंड की दशा में हमको सुनिश्चित करना होता है। इसकी जानकारी हमें उस खसरे के मैप से और तहसीली कार्यालय से संबंधित पटवारी से जानकारी पता लगाने पर पता चलती है, और उस संपत्ति के अगल बगल आस पड़ोस के दस्तावेज और उनको भी देखने से स्पष्ट होता है कि वो खसरा वहीं पर स्थित है कि नहीं। आजकल डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, बहुत सारे ऐप हैं जो खसरे को खड़े होने पे लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और राजस्व विभाग के भी कई ऐप हैं जो उससे सुनिश्चित हो जाता है कि वो खसरा कहाँ पे और किस स्थिति में है। खसरे के साथ साथ मुख्य रूप से यह भी देखना होगा कि वो उसी गांव में है। कई बार दो गांवों की सीमा, 2 villages, revenue villages are adjoined. Sometimes it happens that the layout of plot which is falling under one village is situated in the other village. तो ऐसी स्थिति में हमें बाउंड्री मार्क्स, स्थायी सीमा चिन्हों का भी ध्यान रखना पड़ता है। संपत्ति खरीदने के क्रम में वह किस प्लाट पूरब मुखी है, पश्चिम मुखी है,
उत्तर मुखी है, दक्षिण मुखी है, इन बातों का भी ध्यान रखिए। प्लाट के आकार का ध्यान रखिए, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या गहराई है, क्या चौड़ाई है, इन बातों को भी ध्यान में कंसीडर और विचार करना चाहिए। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार से इसमें फेर बदल कर सकते हैं और आपकी पसंद के अनुरूप संपत्ति क्रय कर सकते हैं, पर इस पर इन विषयों पे भी विचार करना चाहिए, क्योंकि पूरब मुखी प्लाट में धूप, रोशनी, हवा अलग आती है, पश्चिम में अलग तरीके से होती है, मेन रोड के प्लाट की में अलग स्थिति होती है। तो इन सभी बातों पर विचार करेंगे आप, तो आपको मनोवांछित अपेक्षा जो संपत्ति आप खरीदने जा रहे हैं उससे आपकी अपेक्षाएं पूर्ण होंगी। अन्यथा आप जो है संपत्ति खरीद कर कई बार पछताते भी हैं और फिर इसको रीसेल करने का भी प्रयास करते हैं। खेती की भूमि खरीदने की दशा में हम उस खेत की मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, उपजाऊ और आवागमन के साधन, उस खेत में आने जाने के लिए एंट्री और अड़ोसी पड़ोसियों, नाला, नदी, इन सभी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए और इनको भी विचार में लेना चाहिए संपत्ति खरीदने से पहले। एक बहुत ही प्रचलित मुद्दा है कि लोग आज की डेट में डायवर्शन कराकर प्लॉट या भूखंड का विक्रय कर देते हैं। सिर्फ डायवर्शन कराने से भूमि का उपयोग बदलता है, परंतु भूमि में मूलभूत सुविधाएं, गार्डन, नाली, रोड, बिजली, जो पार्क, खेलने की जगह है, ये सब मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है। अर्थात यहाँ पर मेरा विनम्र निवेदन है कि इन सभी विषयों पर भी आप विचार करिए और उसके बाद किसी भी संपत्ति खरीदने या भूखंड खरीदने के पहले इन बातों को सुनिश्चित करिए। ऐसे भूखंड जहाँ पर इस प्रकार की सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं वो महंगे होते हैं थोड़ा सा, और जहाँ पर ये सारी सुविधाओं से वंचित होती है वो जगह, वहाँ पे सस्ते रूप से बेच दिया जाता है। पर प्रॉपर्टी ब्रोकरों द्वारा बढ़ा चढ़ाकर, जहाँ पर इन सुविधाओं का अभाव भी रहता है, तो वहाँ पर रेट बढ़ाकर उनके सिमिलर वो विकसित प्लाटों की भांति दिखाकर विक्रय कर दिया जाता है और ऐसे में क्रेता जो है छल जाता है। संपत्ति खरीदते समय एक और महत्वपूर्ण विषय है कि हमें उस संपत्ति पर किसी व्यक्ति का कोई ऋण तो नहीं बाकी है, बैंक से वो पूर्व से फाइनेंस तो नहीं चली आ रही है, या किसी प्राइवेट व्यक्ति से उस संपत्ति के एवज में पैसा तो नहीं लिया गया है। तो इन सब बातों को खुलासा करना होता है विक्रेता को, और कई बार विक्रेता जो है इन बातों को छुपा लेते हैं और भावी क्रेता से सौदा कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें संपत्ति में किसी भी प्रकार का विक्रय अनुबंध या अनुबंध करने के पहले आम सूचना का प्रकाशन करना चाहिए। आम सूचना का प्रकाशन करना चाहिए, जिससे कि हमें यह पता चल सके कि उस संपत्ति पर किसी व्यक्ति का कोई अधिकार है। एक मिनट। संपत्ति पर अधिकार है तो वह हम समय से पूर्व हमारे क्रेता के समक्ष स्पष्ट हो सके, और उस स्थिति में वह उस पक्ष का भी ध्यान रखते हुए उस संपत्ति पर खरीदने
या ना खरीदने का, जैसा भी हो, निर्णय ले सके। पक्षकारों का परीक्षण, क्रेता विक्रेता गवाह आदियों का परीक्षण आज के समय में तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्थायी पता, मोबाइल नंबर के माध्यम से हो जाता है। निर्मित संपत्ति जब हम खरीदते हैं मकान, तब इसमें एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट जुड़ जाता है जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हमेशा वैध होना चाहिए। वैध कंस्ट्रक्शन की, यदि हम भूखंड खरीदें तो वैध कंस्ट्रक्शन करने की अनुमति मिलनी चाहिए, अन्यथा फाइनेंस में दिक्कत होती है। आज के समय में कोई भी संपत्ति हम खरीदने जाते हैं तो वो लाखों रुपए की, जिसमें क्रेता का जीवन भर की पूंजी लग जाती है। कई बार ऐसी भी स्थिति उत्पन्न होती है कि हमें मैक्सिमम मामलों में हमें वित्तीय सहायता प्राप्त करनी होती है बैंक से। तब उस उक्त सहायता के ही आधार पर हम जो है उस संपत्ति को क्रय या वहन करने में सक्षम हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें कंस्ट्रक्शन करने की अनुमति, और यदि कंस्ट्रक्शन हो चुका है तो क्या वो वैध कंस्ट्रक्शन है, इसके विषय पे विचार कर लेना चाहिए। मकान के मामले में, मकान जमीन जायदाद महंगी होने के कारण में लोग सामान्यतः एक परमिटेड लिमिट से अधिक कंस्ट्रक्शन करके रखते हैं। पूरे शहर इस प्रकार से भरे पड़े हुए हैं, जहाँ पर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन मास लेवल पे दिखाई देता है। इल्लीगल कंस्ट्रक्शन कुछ नियम एवं शर्तों के अंतर्गत स्थानीय निकायों द्वारा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा, महानगर पालिका के द्वारा, यदि एक निश्चित मात्रा में है और गाइडलाइंस के अनुरूप है, तो वह जो है कंपाउंडिंग के माध्यम से वैध किया जा सकता है। पर कुछ पहलू ऐसे भी हैं जिन पर वह कंपाउंडिंग लागू नहीं होती है। जैसे कि किसी मार्ग को, स्थानीय निकाय को रोड चौड़ी करने की, आज नहीं तो आने वाले वर्षों में रोड चौड़ी करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में उक्त स्थान की रोड की चौड़ाई बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। तो उस स्थान से स्थानीय निकाय जो है नो डाउट ज़मीन का मुआवजा देकर वो ज़मीन अधिग्रहित करके रोड निकालते हैं पब्लिक पर्पसेस के लिए। पर यदि आपका अवैध कंस्ट्रक्शन है तो ऐसी स्थिति में आपको किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं मिलेगा और आपकी वह ज़मीन भी अधिग्रहित कर ली जाएगी और आपका अवैध कंस्ट्रक्शन भी तोड़ा जाएगा। इस एवं पेनल्टी भी लगाई जा सकती है, अवैध निर्माण भी तोड़ा जा सकता है। तो निर्मित संपत्ति खरीदते समय ये इन बातों का थोड़ा ध्यान रख लें। भूखंड की स्थिति में ये देख लें कि आपने किसी तरीके से अपनी जमा पूंजी से प्लाट, मकान, भूखंड खरीद लिया है, पर क्या आपको वहाँ पर भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त होगी? या कोई बैंक, यदि आपके पास वित्तीय फंड नहीं है तो आपकी कोई वित्तीय संस्थान, बैंक इत्यादि आपकी मदद करेंगे? यदि वह अवैध प्लाटिंग है और उस विकसित और नियमों के अनुरूप नहीं है, अवैध कॉलोनी का हिस्सा है, तो फिर आपको वहाँ पर भवन निर्माण की अनुमति नहीं मिलेगी। उस भवन निर्माण की अनुमति नहीं मिलेगी, उसके साथ साथ आपको उस पर कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको वित्तीय मदद प्रदान नहीं करेगा। यदि किसी वित्तीय संस्थान या प्राइवेट व्यक्ति ने प्राइवेट संस्थान ने आपकी निर्माण के लिए मदद भी की, तो वह आपकी इनकम के आधार पर और ऊंची ब्याज दरों को लागू करते हुए आपकी
ऊंची ब्याज दरों को अदा करना होगा आपको, और जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। प्रतिफल कई बार, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया, संपत्ति जो है एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा क्रय भी की जा सकती है और एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा विक्रय भी की जा सकती है। तो जहाँ पर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो, जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा विक्रेता हों या कोई पार्टनरशिप फर्म के द्वारा आप उस संपत्ति को विक्रय किया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हमें उस पार्टनरशिप फर्म के दस्तावेज भी देखने चाहिए। और हाँ, उसमें जो पार्टनरशिप के दस्तावेज में जिस प्रकार उनका रेशियो है, उस हिसाब से उनके भुगतान करना चाहिए। या कई बार ऐसा होता है, किसी परिवार से दो भाई मिलकर भेज रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं संपत्ति, तो उस स्थिति में हमें उन दो प्रतिफल का भुगतान, संपत्ति के मूल्य का भुगतान उन दो भाइयों के बीच में बराबर बराबर करना होता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना काफ़ी है। इसी विषय पर संपत्ति खरीदने से पहले आवश्यक बातों का ध्यान रखें। कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ प्रॉपर्टी गाइडलाइन के वीडियो को ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो उसका पार्ट 2 बनाएंगे और उस विषय पर बात करेंगे। इस विषय को बहुत सारे मुद्दे मैंने अभी लिख कर रखे हैं और इन विषयों पे बात करना शेष है, तो इसके लिए हम पार्ट 2 लेके आएंगे। तो तब तक के लिए मेरे आगामी वीडियो का इंतज़ार करें। अमित शुक्ला एडवोकेट, मेरा मोबाइल नंबर है 9424312299। मेरा ईमेल है amitshukla@gmail.com। वेबसाइट है amitshukla.com। तो मैंने आपको इसलिए बताया, ये मेरे द्वारा आपको कोई मदद की आवश्यकता हो या किसी विषय में कुछ और जानना हो तो संपर्क करिए। आपकी हर तरीके से मदद की जाएगी और इस विषय में जो भी बेहतर हो सकेगा किया जा सकेगा। धन्यवाद।